बधाई हो बधाई भाई। नेपाल ने भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया। ब्रिलियंट भाई, दिल खुश हो गया। यहाँ से खुशी मिली। हमने सुबह भी वीडियो अपलोड किया था। हमें लगता है शायद कैप्टन के कानों में बात चली गई, जो वो तीसरे नंबर पे आए हैं। लेकिन जो ओपनिंग डिस्टर्ब हुई उससे आरिफ शेख डिस्टर्ब हो गए। लेकिन भाई ब्रिलियंट बॉलिंग, जबरदस्त बॉलिंग। अगर इतनी अच्छी बॉलिंग ना होती तो ये मैच हाथ से पूरा 100% गया था। क्योंकि पहले 10 ओवर में जिस हिसाब से उन लोगों ने तुड़ाई कर दी थी, हमको तो मेरा दिल बैठा जा रहा था कि शायद आने दूसरे वाले मैच में ओमान के खिलाफ अब नेपाल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन उसके विपरीत भाई जो आज बॉलिंग हुई है, शायद हमें नहीं लगता है कि इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग संदीप लामेचाने ने करी होगी। आप लोग जरूर से जरूर बताना। इतनी जबरदस्त, और जबरदस्त बॉलिंग के साथ साथ दबाव है। देखिए, अगर आप पहले खेल के 5 विकेट लेते हैं, पहले खिला के 5 विकेट लेते हैं, वो इतना मायने नहीं रखता है। आप अगर रन डिफेंड कर रहे हैं और उस दबाव में अगर आपके बॉलर 5 विकेट लेते हैं, एक बॉलर की वजह से आपकी टीम मैच जीतती है, तो अब आप बात ये समझिए, वो विकेट तो ले रहा, लेकिन उसके ऊपर कितना दबाव है, किस तरह से उसको बॉल फेंकना है। और सामने कतर जैसी टीम है, हालांकि ओपनर को छोड़ के कोई भी चला नहीं। नेपाल की बॉलिंग के सामने कोई भी चला नहीं। और एक बात और, ये भी आप बात देखिए, जिस हिसाब से नेपाल का स्कोर था, कहीं ना कहीं 10 से 12 रन की कमी थी, जो बीच में जल्दी जल्दी विकेट गिर गए हैं। और दरअसल ये ओमान की जो पिच है, मेरे हिसाब से अगर आप 150-160 रन बनाते हैं और आपकी इस तरह से बॉलिंग है, तो आप किसी को भी हरा सकते हैं। देखिए, नेपाल की कोई एक भी बड़ी साझेदारी नहीं हुई है, सिर्फ 62 रन की साझेदारी हुई है दीपेंद्र सिंह एरी और रोहित पौडेल के साथ, जो कि जिसमें 22 रन मारा है दीपेंद्र सिंह एरी ने 18 गेंदों में। और उसके बाद जो आया है, कोई गलत आउट नहीं हुआ। ये पिच का मिजाज ही ऐसा है, ओमान पिच का। अल्लाह जाने किस हिसाब से पिच बनाई है। आप अगर समझोगे बॉल ऊपर आएगी तो नीचे रहेगी, नीचे अगर आप समझोगे तो वो ऊपर जाएगी। किसी के विकेट में घुस रही है तो किसी के हत्थे में लग रही है, किसी के नीचे। आप ये देखिए, कहीं भी बॉल सजेस्ट नहीं हुई है, बल्ले से मिडिल नहीं हुई है। और जिसमें मिडिल हुई है उसमें लास्ट में भाई जो जबरदस्त गुलशन। और एक चीज ये भी आपको मानना पड़ेगा, सोमपाल कामी के 14 रन और गुलशन झा के 16 रन, जिसमें गुलशन झा ने 2 छक्के मारे गगनचुंबी, और एक सोमपाल कामी ने मारा 1 छक्का। इस वजह से टीम नेपाल का 147 स्कोर गया। अब आप ये बात समझिए, ये लोगों ने गुलशन झा ने 8 बॉल खेला, और उसके बाद सोमपाल कामी ने 9 बॉल खेला, 9, 8, 17 गेंदों में 34 रन बनाए। अगर आप इसको एनालिसिस करिए, तकरीबन 180 के स्ट्राइक रेट से ये दोनों ने पार्टनरशिप करी है लास्ट विकेट के लिए, आप समझ लीजिए। क्योंकि और एक समय भाई इतना हावी हो गया था कतर नेपाल के ऊपर, जिस तरह से वो खेल रहा था, ऐसा लग रहा था। आप कमेंट जरूर से जरूर रियली कमेंट करिएगा, ये मत सोचिएगा ये तो हमको मालूम था नेपाल की बॉलिंग ब्रिलियंट है, लेकिन कमेंट में एक बार ये जरूर से जरूर बताइएगा 10-12 ओवर तक आपका दिल बैठा था कि नहीं। क्योंकि 10-12 ओवर तक वो 100% मैच का जो एनालिसिस हम देख रहे थे, उसमें ये मान लो आप 10% नेपाल जीत रही थी, 90% कतर जीत रही थी। लेकिन जब भाई अंतराल में जब विकेट गिरने लगे, 15 ओवर के बाद 50-50 हो गया, और 17वें ओवर में अब आप ये समझ लीजिए, कतर के पास सिर्फ 25% बचा था, 75% नेपाल के पास आ गया। 18वें ओवर में 10% कतर के पास बचा, 90% नेपाल के पास आ गया। अब आप ये बात समझिए, जहां नेपाल की स्थिति 10% जीतने की थी, उस स्थिति से उठा के नेपाल के बॉलरों ने नेपाल को, अब आप ये बात समझिए, क्वालिफाई कर दिया। इंशाल्लाह आपका टिकट पक्का है वर्ल्ड कप के लिए, कहीं भी दो राय नहीं है। और जो आज नेपाल की बैटिंग में फेरबदल हुआ, हम उसके साथ
खड़े हैं, 100% परफेक्ट फेरबदल हुआ। लेकिन आपको एक चीज ये समझना पड़ेगा, कुशल भुरतेल की जगह आपको आदिल आलम को खिलाना पड़ेगा, या आपको खिलाना पड़ेगा गुलशन झा को, ओपन कराना पड़ेगा। क्योंकि आसिफ शेख तो मारता है, ये आपको दोनों तरफ से मारना चाहिए। जिस तरह से आज यूएई ने नेपाल के बॉलरों की पिटाई करी है, उसी तरह को आपको चाहिए। इस तरह का नहीं चाहिए कि एक 150 के 140 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहा, दूसरा 80 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहा, तो उससे कोई फायदा नहीं होता, आपको पावर प्ले का फायदा नहीं मिल पाता है। तो जो मैं और रोहित पौडेल का जो ये आज की ये जो तीसरे चौथे नंबर का जो इनका शेड्यूल था, 100% परफेक्ट है, 100% परफेक्ट है। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आज रोहित पौडेल ने 58 रन मारा है 41 गेंदों में। उन्होंने समझदारी सूझबूझ वाली पारी खेली है, क्योंकि जब ओपन करने आते हैं तो माइंडसेट दूसरा होता है कि यार अभी कोई विकेट नहीं गिरा है, खुल के मारना है। कहीं ना कहीं उस खुल के मारने के चक्कर में वो अपना जो नेचुरल गेम है, उनका नेचुरल गेम ओपन का नहीं है, जो मेरा एनालिसिस बोलता है, मेरा पर्सनल एनालिसिस है। आप क्या सोचते हैं हमको नहीं मालूम भाई, हमको जरूर से जरूर बताना। और उसके बाद कुशल मल्ला आज अच्छे रन नहीं बना पाए, मात्र 8 रन बनाया, जिसमें दीपेंद्र सिंह एरी 26 रन बनाए और गुलशन झा आपको मालूम है 16 रन बनाया, और सोमपाल कामी ने 14 रन बनाया। और सोमपाल कामी की भाई उन्होंने 2 ओवर में 20 रन दिया। सबसे जो अहम ओवर आया है, सबसे जबरदस्त और ब्रिलियंट ओवर आया है, 2 लोगों का आया। एक दीपेंद्र सिंह एरी, जिन्होंने विकेट तो एक लिया है लेकिन बांध के रखा। कतर के जितने भी बैट्समैन हैं दीपेंद्र सिंह एरी के बॉलिंग में रन के लिए तरस रहे थे। उन्होंने 4 ओवर में मात्र 20 रन दिए। कहीं ना कहीं उसका फायदा अगर आप देखेंगे, उसका फायदा संदीप लामिछाने को मिला है, क्योंकि दीपेंद्र सिंह एरी 4 ओवर में 20 रन देते हैं, नंदन यादव 2 विकेट लेते हैं, और वो भी मात्र 7.25 की औसत से रन देते हैं। क्योंकि T20 में 7.25 8 तक की स्ट्राइक कोई मायने नहीं रखती। 4 ओवर में अगर बॉलर 32 रन भी देता है तो कोई खता नहीं है बॉलर की, क्योंकि ये आज के दौर का T20 है। इसमें बॉलर की इतनी पिटाई होती है कि 40-40 50-50 रन भी दे देता है। और सोमपाल कामी ओवर भाई इनका आज महंगा साबित हुआ। सोमपाल कामी का 2 ओवर में इन्होंने 20 रन दिया। यहीं से इन लोगों को मोमेंटम मिल गया। शायद जो रोहित पौडेल थे वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे मेरे हिसाब से, और करना भी चाहिए, ऐसा नहीं है, करना भी चाहिए। देखिए, इसलिए हम यही बात बोलते हैं, सामने वाली टीम को नेपाल के बारे में कुछ पता नहीं हो पाता है कि कौन कितनी बैटिंग कर सकता है, कौन कितनी बॉलिंग कर सकता है। प्लस पॉइंट फायदा नेपाल को यही मिलता है, क्योंकि इसके पहले वाले मैच के दूसरे हीरो रहे, इस मैच के दूसरे हीरो है। इसके पहले वाले मैच में और किसी ने रन बनाया, इस वाले मैच में और किसी ने 50 खेली। तो ये जो दिखाता है नेपाल का, एक बोलते हैं कंबाइंड पूरा वो दिखाता है प्रोफेशनल खेल। किसी एक के ऊपर ये टीम डिपेंड नहीं है। लेकिन बस एक बात हम ये आज फिर लास्ट में यही बोलना चाहेंगे कि नेपाल वहां से आज उठा है जब 8 ओवर में 48 रन पे 3 विकेट हो गए थे। अब आप ये बात समझिए, नेपाल का अगर आप पूरा ओवरऑल देखेंगे तो नेपाल ने 12 ओवर में तकरीबन 99 रन बनाया, और बढ़िया जबरदस्त रन बनाया है। एक नंबर का 12 ओवर में 90 रन तकरीबन 100 रन इस पिच पे मायने रखता है। बस यही गलती नेपाल से ये हो गई, जो कतर ने पहले पावर प्ले का 6 ओवर जो यूज में लिया, वो आज नेपाल के बैट्समैन नहीं ले पाए। काश अगर नेपाल के बैट्समैन आज का 6 ओवर अच्छे से यूज में ले लेते, जिस हिसाब से 6 ओवर में 7.5 ओवर में 48 रन थे, 3 विकेट थे, अगर इसी में नेपाल के हम तो बोलते हैं 70 नहीं होने चाहिए थे, कम से कम 60 रन होने चाहिए थे।
7 ओवर 7.5 ओवर में। तो कहीं ना कहीं आपके जब ये 10 12 13 रन बढ़ते तो उधर आपके 60 रन हो जाते, वो आपको फायदा मिलता। लेकिन भाई वेल प्लेड नेपाल, वेल प्लेड। अब बारी है ओमान।